हाय बच्चा बाड़ी, दिस इज योर एजुकेटर शुभम पाठक और आज हम करने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 1। ये वो चैप्टर है जो आपकी क्लास 10 इकोनॉमिक्स में दूसरे नंबर पे आता है। क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2, राइट। तो आज हम इसे अच्छे से समझ लेंगे। 2 लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 है आज। तो लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी होते कौन कौन से हैं। उन तीनों सेक्टर्स को हम कंपेयर करेंगे। प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है वो समझेंगे। कौन से सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, कौन से सेक्टर में कम एम्प्लॉयमेंट है और कौन से सेक्टर में कम एम्प्लॉयमेंट है तो क्यों है, वो भी आज ही के लेक्चर में पढ़ेंगे। बट इससे पहले कि हम लेक्चर बिगिन करें, बहुत ही सिंपल सा एक चीज़ है जो मैं आपको समझाने चाहती हूँ। इकोनॉमी क्या होता है? अखबारों में भी पढ़ते होगे, न्यूज़ में भी सुनते होगे, किताबों में भी पढ़ते हो। इकोनॉमी, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, ये इकोनॉमी, वो इकोनॉमी। एक्चुअली इकोनॉमी होता क्या है बच्चा? इकोनॉमी इज नथिंग बट अ एरिया, इमेजिनरी एक ऐसा एरिया जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर से लिंक करता है। प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर से लिंक करता है। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो सामान बनाते हैं। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो सामान खरीदते हैं। सिमिलरली प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कंज्यूमर कौन हो गया? पेशेंट, जो डॉक्टर के पास जा रहा है। बच्चे जो टीचर के पास जा रहे हैं। सो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच का जो ये पूरा का पूरा एरिया है, जहाँ पे ट्रेडर्स भी चाहिए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी चाहिए होते हैं, है ना, मार्केट प्लेस भी चाहिए होता है, वो सारे के सारे एरिया को आप इकोनॉमी बोलते हो। तो सिंपल सा अगर मैं लॉजिक बताऊं, तो अगर मैं एक देश की इकोनॉमी की बात कर रही हूं तो मैं ये बोलना चाह रही हूं कि उस देश में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं और जितने भी कंज्यूमर्स हैं और उनके बीच के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके पूरे नेटवर्क को मैं क्या बोल दूंगी? वहां की इकोनॉमी बोल दूंगी। मैं एक शहर की इकोनॉमी की भी बात कर सकती हूँ, मैं एक देश की इकोनॉमी की भी बात कर सकती हूँ। डिपेंडिंग अपॉन एरिया मैं इकोनॉमी को वहां पे फिट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गई इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी बच्चा? इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इवन सिंपलर देन इकोनॉमी। वो इकोनॉमी से भी सिंपल है। एक्चुअली आप जो भी एक्टिविटीज करते हो एक देश के अंदर, उसे आप 2 पार्ट्स में, जो भी काम करते हो उसे आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बच्चा और इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपको उस काम करने से पैसा मिल रहा है तो वो आएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। पैसा नहीं मिल रहा है तो नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमी का मतलब है पैसा, ठीक है। सो अगर आप घर में ट्यूशन पढ़ा रहे हो बच्चों को, उनसे आप पैसे ले रहे हो, तो आप किस में आ जाओगे? आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाओगे। अगर आप अपने खुद के बच्चों को पढ़ा रहे हो, पड़ोसियों के बच्चों को पढ़ा रहे हो, रिश्तेदारों के बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप उनसे पैसे चार्ज नहीं कर रहे हो, आप किस में आ जाओगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाओगे। स्कूल में पढ़ा रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाओगे। खेती कर रहे हो, खेती का सामान बेच के पैसे कमा रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाओगे। कॉबलर हो, जूता सिलते हो, लोगों के लिए जूता बनाते हो, यू मेंड द शूज फॉर पीपल बट यू चार्ज मनी, तो यू आर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा काम ही इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अतरंगी से अतरंगी ऐसा काम जिससे आपको पैसा मिल रहा है, चाहे इनकम मिल रही है, चाहे सैलरी मिल रही है, चाहे रेंट मिल रहा है, वो सारे की सारी चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएंगी। बात किस पे आ जाती है? पैसे पे आ जाती है। सो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द वर्क, डिपेंडिंग अपॉन हमारे देश में क्या क्या काम होता है। आप जानते हो कि किसी भी कंट्री में कितने अलग अलग तरीके के प्रोफेशन होते हैं, अलग अलग तरीके की सर्विसेज होती हैं। तो हम उन्हें 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, आपके सिलेबस में 3 ही हैं। जैसे हम क्लास के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, हम उन्हें अलग अलग तरीके से डिफाइन कर देते हैं ना, कि भाई किसे मैथ्स पसंद है, उसके बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया। किसे आर्ट पसंद है ना, किसे कल्चर पसंद है, उस तरीके से हम बच्चों को भी तो बहुत सारे बेसिस पे डिफाइन कर देते हैं। सिमिलरली इंडिया की इकोनॉमी या किसी भी देश की इकोनॉमी को अगर आप नेचर ऑफ द जॉब पे डिवाइड कर रहे हो तो आप उसे 3 सेक्टर में करोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अगर आप वर्किंग कंडीशन पे कर रहे हो तो आप उसे 2 तरीके से करोगे, ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज। आप अगर उसे मालिकाना हक पे कर रहे हो कि कहीं भाई किसको प्रॉफिट मिलता है, किसका पैसा लगा है, तो आप उसे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में करोगे। ये वाले जो 2 हैं, सेकेंड नंबर वाला और तीसरे नंबर वाला, ये जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फर्स्ट वाला हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। बच्चा ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि ये कैटेगरीज, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सिंपली क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डू यू क्लासिफाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द जॉब। तो अगर आपको ऊपर वाला सेंटेंस नहीं पता होगा तो आप नीचे वाली कैटेगरीज गलत लिखाओगे और आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो मैं पहले बता दूं कि ये ऑन दी बेसिस ऑफ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैटेगरीज के नाम आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द जॉब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर क्यों बोलते हैं बच्चा? क्योंकि ये सबसे प्राथमिक सेक्टर होता है। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक,
मतलब कि सबसे पहले अगर कोई सेक्टर किसी कंट्री में डेवलप होता है तो वो प्राइमरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट लिंक रखता है, डायरेक्टली लिंक्ड विद नेचर। देखो पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको एक्टिविटीज दे रखी होंगी, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ प्राइमरी में आती है, सेकेंडरी में आती है कि टर्शरी में आती है। तो अगर आपको पहचाननी होगी कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी है, तो ये आपका एकमात्र कंडीशन होनी चाहिए कि जो सारी एक्टिविटी नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करती हैं वो प्राइमरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल नेचर ने हमें मछलियाँ दी हैं, हम मछलियों को पकड़ रहे हैं और बेच रहे हैं, तो वो फिशिंग किस में आ गई, प्राइमरी सेक्टर में आ गई। नेचर ने हमें लैंड दिया है, हम उस लैंड पे खेती कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर किस पे आ गया, फार्मिंग किस पे आ गया, प्राइमरी सेक्टर में आ गया। नेचर ने हमें मिनरल्स दिया है, हम उसे खोद के निकाल रहे हैं, तो माइनिंग किस में आ गई, प्राइमरी सेक्टर में आ गई, है ना। नेचर ने हमें एनिमल्स दिए हैं जैसे कि गोट, बेफेलो, काओ, और हम उनसे मिल्क एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मिल्क, तो डेयरी किस में आ गया, आपका प्राइमरी में आ गया। नेचर ने हमें मुर्गियाँ दी हैं, मुर्गियों के हम अंडे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो भी किस में आ गया, प्राइमरी में आ गया। तो जहाँ पे भी आप डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, इट विल कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर हमारे देश के लिए, किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर बेस होता है। प्राइमरी सेक्टर सेट्स द बेस फॉर सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का बेस ही क्या है, प्राइमरी सेक्टर है बच्चा। तो इसीलिए प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़रूरी होता है। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, तब तो ये लाइन ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। सेकेंडरी सेक्टर के हैं 3 नाम, सेकेंडरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। चमका, पेपर में आएगा, कंफ्यूज तो नहीं होगे। सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, राइट। क्यों बोलते हैं इसे मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि इसमें प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल को हम यूज करते हैं। प्राइमरी सेक्टर से जो भी सामान निकलता है ना, उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं और फिर हम उससे एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ये सारा काम किस में होता है, सेकेंडरी सेक्टर में होता है। एग्जाम्पल देती हूँ, हमें चाय में क्या डालना है, हमें चाय में चीनी डालनी है कि गन्ना डालना है, हमें चाय में चीनी डालनी है। तो गन्ने से चीनी बन रही है, प्रोसेसिंग हो रही है गन्ने की चीनी की फॉर्म में, तो चीनी बनना, शुगर मैन्युफैक्चरिंग किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। इसके लिए एक कंडीशन आप याद रखना कि जहाँ पे भी कोई भी चीज़ बन रही होती है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कोई नई चीज़ बनाई जाती है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। मान लो आप कपड़ा बना रहे हो कॉटन से, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। आप लेदर यूज़ करके बैग बना रहे हो, शूज़ बना रहे हो, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। आप गन्ना यूज़ करके चीनी बना रहे हो, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, राइट। वेरेवर यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, मैन्युफैक्चर वर्ड आ रहा है, वो आएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। और सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में जो सामान है, मछलियाँ बेचोगे तो कम पैसे मिलेंगे, मछलियों की बढ़िया से डिश बना के बेचोगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, है ना। अगर आप खेती का मक्का उगाओगे और मक्का बेचोगे तो कम पैसे मिलेंगे। मक्के का पॉपकॉर्न बना के बेचोगे तो देखो भाई पीवीआर में कितने कितने महंगे पॉपकॉर्न आते हैं, मूवी देखने जाते हैं। तो आपको लॉजिक समझ आ रहा है ना, दैट व्हाई सेकेंडरी सेक्टर इज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर से जो आउटपुट निकलता है वो प्राइमरी देश हमेशा ये चाहता है कि सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ दिखाए ताकि देश के पास पैसा ज़्यादा आए, ठीक है। अब इन दोनों सेक्टर से ऊपर भी एक सेक्टर होता है जो होता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को याद करने का तरीका है कि आप इसे बोलो हेल्पिंग सेक्टर। क्या बोलोगे आप, हेल्पिंग सेक्टर। देखो प्राइमरी सेक्टर का तो अपना रोल है, उसने रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर दी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अपना रोल है, उसने रॉ मटेरियल को यूज़ करके आपके इस्तेमाल में आने वाला सामान बना दिया। अब इन दोनों को लिंक करने के लिए हमें टर्शरी सेक्टर चाहिए। जैसे जैसे एक देश इवॉल्व होता है ना, देश को चाहिए होते हैं स्कूल एजुकेशन के लिए, कॉलेजेस एजुकेशन के लिए, पुलिस आपकी प्रोटेक्शन के लिए, बैंक आपके पैसे को सेव करने के लिए, एटीएम मशीन ताकि सेहत अच्छी रहे, ट्रांसपोर्ट ताकि आप अपने काम पे टाइम पे पहुंच सको। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं ना, ये सारी की सारी टर्शरी सेक्टर में आती हैं। जो भी चीज़ें आपकी मदद कर रही होती है ना, वो सारी चीज़ें टर्शरी सेक्टर में आती हैं। सो टर्शरी सेक्टर प्राइमरी को भी सपोर्ट करता है और सपोर्ट करना। इसको याद करने का क्या तरीका बच्चा, इसको याद करने का तरीका है कि इसमें सारी सर्विसेज आती हैं और इसमें सारे प्रोफेशंस आते हैं। कोई भी प्रोफेशन बोल लो, आपकी मम्मी या पापा मैनेजर है, सारे के सारे मैनेजर्स आ गए टर्शरी सेक्टर में। आपके भाई बंधु जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, इंजीनियर्स आ गए भाई टर्शरी सेक्टर्स में।
आपके मामा जी डॉक्टर है, डॉक्टर साहब आ गए भाई टर्शरी सेक्टर में। आपकी आंटी जो है वो प्रोफेसर है, प्रोफेसर आ गई भाई टर्शरी सेक्टर में। टीचर हो आप, टीचर आ गए भाई टर्शरी सेक्टर में। आप कॉबलर हो, कॉबलर भी किस में आ गए, आपके टर्शरी सेक्टर में। आप प्लम्बर हो, प्लम्बर भी आ गए भाई टर्शरी सेक्टर में। घर घर में जाके सर्विस ही तो प्रोवाइड करते हो। नलका खराब होता है तो नलका ठीक करके आते हो, इट इज अ सर्विस। हर घर में रोज थोड़ी काम करने जाते हो, अलग अलग घर में जाते हो, अलग अलग लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो ये सारे के सारे प्रोफेशन, सारे के सारी सर्विसेज टर्शरी सेक्टर में आ गया। बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, कम्युनिकेशन, राइट, आपका ईमेल, इंटरनेट रिलेटेड ब्लॉगर्स हैं, चाहे वो कोई भी हैं, इंटरनेट रिलेटेड सारी सर्विसेज टर्शरी सेक्टर का पार्ट होती हैं। अब इसको एक और फंडा बताती हूँ। जब आपको जंबल करके खूब सारे प्रोफेशन दे रखे हो ना, आपसे पूछा हो कि इन्हें अलग अलग सेक्टर में बांटो, तो जो भी आपको समझ ना आए ना कि प्राइमरी और सेकेंडरी में फिट नहीं हो रहा, चुपचाप उसे टर्शरी सेक्टर में डाल देना, यू वुड नॉट बी रॉन्ग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे आगे हम और पढ़ेंगे। तो आपको ये तो समझ आया कि दीज सेक्टर्स आर इंटरलिंक्ड बच्चा, दीज सेक्टर्स आर इंटरलिंक्ड। वाई एम आई सेइंग दैट दीज सेक्टर्स आर इंटरलिंक? मान लो कि आप खेती करते हो, आप फार्मिंग कर रहे हो, आपके पास खाना है, उस खाने से अगर आप रॉ मटेरियल की तरह नहीं दोगे तो फैक्ट्री में काम नहीं होगा। और अगर वो आप बैंक हो, चाहे एटीएम हो, चाहे कोई भी सर्विस हो, इंसान अगर खाएगा तो फूड ही ना। तो मतलब कि इंडस्ट्रीज आप देख रहे हो, सबको चाहिए। वो जो कपड़े बनाएंगी इंडस्ट्रीज, वो तो आप फार्मर भी पहनेगा, वो तो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी पहनेगी, है ना। और अगर ये जो सर्विसेज हैं, कम्युनिकेशन की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, पुलिस की, ये सारी जो सर्विसेज है, ये सबको चाहिए होती हैं। ये फार्मर्स को भी चाहिए, इंडस्ट्रियल ओनर्स को भी चाहिए, सबको चाहिए, साइंटिस्ट। जम्बलिंग ऑफ दीज सेक्टर्स। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी अकेले पूरा देश चला सकता है, या सेकेंडरी अकेले पूरा देश चला सकता है, या टर्शरी पूरा चला सकता है। इन तीनों सेक्टर्स को हाथ मिला के जब काम करना पड़ता है तो उसी इंटरलिंकिंग से एक देश की इकोनॉमी अच्छे से चलती है। हाँ, ये जरूर है कि टर्शरी सेक्टर में मोस्टली ज्यादा पैसा मिलता है, सेकेंडरी सेक्टर में भी ठीक ठाक पैसा मिलता है, और प्राइमरी सेक्टर में थोड़ा कम पैसा मिलता है। बट वी, फॉर अ कंट्री टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली, फॉर अ कंट्री टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, वी नीड all the three sectors as much as possible। ठीक है, तो हमें तीनों सेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आगे चलते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंस दे रखा है बच्चा। प्राइमरी सेक्टर होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करता है, सेकेंडरी होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोसेस करता है फैक्ट्री में। प्राइमरी होता है जिसका जो आउटपुट है वो रॉ मटेरियल की तरह कहलाता है। सेकेंडरी का जो आउटपुट होता है वो फिनिश गुड होता है, वो मोस्टली कंज्यूमर के पास जाता है। प्राइमरी सेक्टर पे हमारे इंडिया में ज़्यादा डिपेंडेंस है, सेकेंडरी सेक्टर में हमारा इंडिया में अच्छा फ्लरिश कर रहा है, पर और भी स्कोप है। प्राइमरी सेक्टर, दोनों सेक्टर्स प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो मोस्टली प्राइमरी और टर्शरी पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो। इसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अभी आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, वो आगे आगे हम जैसे चैप्टर पढ़ेंगे अंडर डेवलपमेंट वगैरह, वो वैसे वैसे आपको ये पॉइंट समझ आ जाएंगे। बट मैंने यहाँ पे एक चार्ट दे दिया है जो आपको डिस्क्रिप्शन में PDF की तरह ये पूरी की पूरी PPT मिल जाएगी, तो आपके पास होना चाहिए पेपर में लिखने के लिए पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें समझ आ गया कि इंडियन इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर का क्या काम है, सेकेंडरी का क्या काम है, टर्शरी का क्या काम है। इतने 3 सेक्टर हमने नेचर ऑफ द सेक्टर के ऊपर हमने पढ़ लिए। अब आप ये सोचो कि इतने तीनों सेक्टर में इतनी अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसमें से सारी एक्टिविटीज़ को कौन जो है ये पढ़ता लिखता है बैठ के? दे कुड बी वन सेक्टर विच आर डोमिनेंट हमारे। और क्या सारे देशों में ये सारी एक्टिविटीज सिमिलर तरीके की होती हैं? क्या USA में जो टर्शरी सेक्टर जितना डेवलप्ड है उतना ही इंडिया में है, या इंडिया का ज़्यादा है और USA का कम है? क्या है मतलब, सारे देशों में ये सेक्टर्स जो हैं इक्वल नंबर पे डेवलप रहते हैं, या रिलेटिवली कहीं पे कोई सेक्टर छोटा होता है और रिलेटिवली कहीं पे कोई सेक्टर बड़ा होता है? द आंसर इज कि डेफिनेटली हर देश की इकोनॉमी सेम नहीं होती। इसी के बेसिस पे तो हम देशों को अंडर डेवलप्ड या डेवलप्ड बोलते हैं, क्योंकि किसी देश में कोई सेक्टर इतना बूम कर जाता है कि उस देश को उस सेक्टर से बहुत पैसा मिल रहा होता है, तो वो ज़्यादा अमीर बन जाता है देश, है ना। सो सारे देशों की इकोनॉमी अलग अलग चलती है, किसी में कोई सेक्टर अच्छा है, किसी में कोई सेक्टर अच्छा है। एनीवे, लेकिन इन सारे के सारे सेक्टर्स में जो भी सामान प्रोड्यूस होता है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस होती है, या जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, चाहे आप टीचिंग की बात करो, चाहे आप कोचिंग की बात करो, चाहे आप टी-शर्ट बनाने की बात करो, ये जो भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में जितने भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं,
उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आप स्कूल में जाते हो पढ़ने, आपकी एक सब्जेक्ट टीचर होगी, एक क्लास टीचर होगी, है ना, प्रिंसिपल मैम भी होंगे या प्रिंसिपल सर भी होंगे, राइट। नाउ इमेजिन अगर क्लास टीचर आपसे अलग पैसे लेती और आपके सब्जेक्ट टीचर आपसे अलग पैसे लेते और प्रिंसिपल सर आपसे अलग पैसे लेते। ऐसा तो नहीं होता कि भाई ये मेरी प्रिंसिपल होने की फ़ीस है, ये मेरी क्लास टीचर होने की फ़ीस है, ये मेरी सब्जेक्ट टीचर होने की फ़ीस है। ऐसा तो नहीं होता। स्कूल आपसे एक पर्टिकुलर फ़ीस लेता है और उसमें आपको ये सारे काम करके देता है। क्यों? क्योंकि जो आप स्कूल से सर्विस ले रहे हो कि भाई मुझे पढ़ाओ या हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा के महान बनाओ, उस सर्विस के अंदर ये सारी सर्विसेज इंक्लूडेड, राइट। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। आप बिस्किट खाते हो तो बिस्किट खाने के बिस्किट का पैकेट ही खरीदते हो ना, या ये खरीदते हो कि बिस्किट का पैकेट भी खरीद लेते हैं, जिस आटे से बिस्किट बना है वो भी खरीद लेते हैं, वो चीनी भी खरीद लेते हैं, वो बटर भी खरीद लेते हैं, वो तेल भी खरीद लेते हैं, है ना, वो बेकिंग सोडा भी खरीद लेते हैं और बिस्किट भी खाते हैं। ऐसा तो नहीं होता। यू जस्ट बाय दैट बिस्किट। सो कभी कभी क्या, हर बार इकोनॉमी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास नहीं जाती हैं। इसी के बेसिस पे हम सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। चैप्टर समझ आ रहा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर हमने पढ़ लिया। फिर हमने देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर बहुत इंटरलिंक्ड है। फिर हमने देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर में तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं। तो क्या सारी गुड्स एंड सर्विसेज एक देश के लिए इंपॉर्टेंट हैं? नहीं, हम उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमारे देश के लिए क्या इंपॉर्टेंट है या किसी भी इकोनॉमी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बच्चा? ये फाइनल या कंज्यूमर गुड्स। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल तो वो बेसिक सी चीज़ें होती हैं जिनसे आप फाइनल गुड्स बनाने की कोशिश करते हो, और फाइनल गुड्स वो वाली चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट कस्टमर के पास जाती हैं। मान लो आपकी बिस्किट की फैक्ट्री है, तो आप कहीं से गेहूं खरीद के लाए, आप कहीं से दूध खरीद के लाए, आप कहीं से आप चीनी खरीद के लाए, राइट। आपने गेहूं को पिसवाया, आपने दूध को प्रोबेबली वार्म किया, दूध में आई डोंट नो वनीला एसेंस डाला या कुछ किया, फिर उससे बिस्किट बनाया और वो बिस्किट जाके कंज्यूमर ने खरीदा, राइट। बिस्किट जाके कंज्यूमर ने खरीदा। तो फाइनल गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं बच्चा जो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाते हैं, और कंज्यूमर इसके लिए पैसे देता है या देती है, वो रॉ मटेरियल के लिए पैसे नहीं देते। आप जब बिस्किट खरीदने जाते हो तो शॉपकीपर अंकल या आंटी ये तो नहीं बोलते ना कि बिस्किट के तो इतने पैसे हो गए, जिस आटे से ये बिस्किट बना उसके इतने पैसे हो गए, जिस चीनी से ये बिस्किट बना उसके इतने पैसे हो गए। आप तो बिस्किट के पैसे दे के जाते हो, राइट। सो इस पूरे प्रोसेस में रॉ मटीरियल से जब हम किसी इंडस्ट्री में फाइनल गुड बना रहे होते हैं बच्चा, तो ऑब्वियसली बीच में एक ऐसी स्टेज आती है जब इंटरमीडिएट गुड बनता है। ये इंटरमीडिएट गुड फाइनल गुड नहीं होता, डायरेक्ट कंज्यूमर तक नहीं जा सकता, लेकिन ये रॉ मटेरियल भी नहीं हो सकता। सिंपल घर का एग्जांपल लेते हैं। हमें चपाती बनानी है। चपाती बनानी है, गेहूं आपकी मम्मी या पापा लेके आए, उन्होंने गेहूं को पहले पिसवाया, गेहूं में पिसवा के उसे आटा बनाया, आटा में पानी डाला, आटे को गूंदा और फिर चपाती बनी। चपाती आपकी प्लेट तक आई तो आपके लिए फिनिश प्रोडक्ट क्या हुआ? वहाँ पे चपाती। भाई मैं तो चपाती खाऊंगा ना, मैं तो गूंदा हुआ आटा तो नहीं खा सकता, राइट। लेकिन उसके लिए उस आटे को गूंदना तो ज़रूरी था। तो वहाँ पे क्या हो गया? गेहूं जो था वो हो गया रॉ मटेरियल, चपाती हो गई फाइनल प्रोडक्ट। भाई है ना, होटल में जाके यही चपाती खाते, इसके पैसे देने पड़ते। लेकिन होटल में जो चपाती खा रहे हो, वो चपाती का जो गूंदा हुआ आटा है, उसके तो पैसे नहीं दे रहे, तुम डायरेक्ट चपाती के दे रहे हो। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स दैट आर नाइदर रॉ मटेरियल नॉर कंज्यूमर गुड्स, दे आर इन बिटवीन इन द स्टेज। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया हुआ है मैंने पेपर का, टॉयलेट पेपर का दिखाया है। गन्ने के हस्क से टॉयलेट पेपर बनता है, तो डायरेक्ट तो गन्ने के हस्क से टॉयलेट पेपर नहीं बन जाता, बीच में एक ऐसी स्टेज भी आती है। ये तो हम कंज्यूमर को नहीं दे सकते ना कि भाई हमारे पास टॉयलेट पेपर नहीं है, ले तू ये इस्तेमाल कर ले। नहीं, वी कांट डू दैट, ये तो कर भी नहीं सकते, राइट। सो यू गेट माई पॉइंट, व्हाट आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। मैंने यहाँ पे अगेन एक डिस्टिंक्शन दे दिया है। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो फाइनल कंजम्पशन के काम आते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जिनमें बाद में और प्रोसेस करना ज़रूरी होता है ताकि हम उसे क्या बना सकें? फाइनल गुड बना सकें। फाइनल गुड्स जो है डायरेक्टली फाइनली यूजर्स यूज़ कर लेते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स फाइनली यूज़र यूज़ नहीं कर पाते, उसमें और प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। फाइनल गुड्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स से ही बनते हैं, और इंटरमीडिएट गुड किससे बनते हैं? रॉ मटेरियल से बनते हैं, है ना, कॉमन सेंस की बात ना। फाइनल गुड्स जो होते हैं वो फिनिश गुड्स भी कहलाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को आप अंडर फिनिश या अनफिनिश गुड बोलते हो, क्योंकि इस पे अभी थोड़ा काम होना बाकी होता है। जब हम देश के लिए पैसा कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जीडीपी जो आगे पढ़ेंगे, जब हम एक देश का टोटल पैसा कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें हम फाइनल गुड्स की काउंटिंग करते हैं। जब हम देश का टोटल पैसा कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड्स की काउंटिंग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, बिस्किट जिसका पैकेट आपने खरीद के खाया, दैट इज योर फाइनल गुड। वो बिस्किट जिन चीज़ों से बना हुआ था, दोज आर योर इंटरमीडिएट गुड्स। आया समझ? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स।
राइट? इंटरमीडिएट और रॉ मटेरियल के बीच का डिफरेंस समझ आया ना? चक्की में आटा पिसवाया है तो वो तो इंटरमीडिएट गुड हो गया। गेहूं क्या हो गया? गेहूं तो डायरेक्ट फार्म से आया है, तो गेहूं हो गया रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट में कंफ्यूज मत होना, जिस पे भी थोड़ी सी प्रोसेसिंग, थोड़ी सी मेहनत लग गई है वो इंटरमीडिएट में आएगा। चीनी इंटरमीडिएट, बटर इंटरमीडिएट, क्योंकि गाय क्या देती है? गाय दूध देती है। दूध से बटर कैसे बनाया आपने? प्रोसेस करके, है ना? तो इंटरमीडिएट और रॉ मटेरियल के बीच का डिफरेंस समझो। चलो, तो हमें क्या समझ आया? हमारे पास 3 तरीके के गुड्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ गुड्स। एक बार और ब्रश अप करा रही हूँ। रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स। कंज्यूमर किसके पास जाता है? कंज्यूमर जाता है फाइनल गुड्स के पास। कंज्यूमर फाइनल गुड्स को खरीद के क्या देता है? पैसे देता है। क्या कंज्यूमर इंटरमीडिएट गुड्स को खरीदता है? क्या होटल में जाके आप ये बोलते हो चपाती मत दो, हमें आटा गूंदा हुआ दे दो, हम चपाती घर पे बना लेंगे? नहीं, यू डोंट डू दैट, राइट? सो इंटरमीडिएट गुड्स के पैसे कंज्यूमर नहीं देता है, रॉ मटेरियल के पैसे कंज्यूमर नहीं देता है। आप सब्जी खरीद के ला रहे हो बाहर से घर में बनाने के लिए, तो आप उसके पैसे दे रहे हो, वो आपके लिए रॉ मटेरियल नहीं है, वो तो घर के लिए आप सामान खरीद लो। लेकिन अगर आप पटेटो चिप्स बाहर से खरीद रहे हो तो उस पटेटो के पैसे थोड़ी दे रहे हो जिससे वो चिप्स बनाए, राइट? सो रॉ मटेरियल की काउंटिंग नहीं होती है जब हम देश के पैसे को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स की काउंटिंग नहीं होती है, सिर्फ फाइनल गुड्स की काउंटिंग हो रही होती है। क्यों? क्योंकि हम डबल काउंटिंग नहीं करना चाहते। डबल काउंटिंग नहीं करना चाहते। मान लो मैंने एक पैकेट बिस्किट बनाया, उस एक पैकेट बिस्किट के लिए मैंने 1 kg गेहूं खरीदा, गेहूं, राइट? अब उस गेहूं से मैंने 1 किलो वीट बनाया, राइट? 1 किलो वीट, मैंने इसमें 500 ग्राम बटर भी डाला, मैंने इसमें चीनी भी डाली 500 ग्राम, मान लो बहुत ज़्यादा चीनी है तो, है ना? मैंने ये सारा सामान डाला और फिर मैंने बिस्किट के खूब सारे पैकेट बनाए। इससे एक पैकेट नहीं बनेगा, 1 किलो में तो बहुत ज़्यादा पैकेट बन जाएंगे। मैंने बिस्किट के खूब सारे पैकेट बनाए। अब मैं ये बिस्किट की जब खरीदारी कर रही हूँ तो ये इसी सारे सामान से तो बनाया है, रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स से। तो अगर मैं बिस्किट के पैसे दे रही हूँ और मैं रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स के पैसे अलग से काउंट कर रही हूँ, तो फिर डबल काउंटिंग हो जाएगी, ट्रिपल काउंटिंग हो जाएगी, राइट? वी डोंट वॉन्ट दैट ओवरलैपिंग ऑफ काउंटिंग। इसीलिए जब हम देश का पैसा कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट किया जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब बच्चा टोटल, ग्रॉस का मतलब गंदा नहीं है, यहाँ पे टोटल है। डोमेस्टिक का मतलब घर की बात, प्रोडक्ट का मतलब आप जानते हो जो भी चीज़ आपके इस्तेमाल में आए। तो यानी कि एक देश के अंदर एक साल के अंदर, एक देश में एक साल के अंदर जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में है, चाहे सेकेंडरी में है, चाहे टर्शरी है, उन सब के सम टोटल को आप बोलते हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर से सुनो, एक देश में एक साल के अंदर जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं तीनों सेक्टर के अंदर, उसे आप बोलते हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सम ऑफ द प्रोडक्शन इन ऑल द 3 सेक्टर्स, बट सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा कि फाइनल गुड्स कैलकुलेट होते हैं कि इंटरमीडिएट होते हैं कि दोनों होते हैं। आपको बोलना है फाइनल गुड्स होते हैं। और जब आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो तो आप बेसिकली बोलते हो कि इस देश के पास इतना पैसा है, इस देश के पास इतना पैसा है, राइट? तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा देश कितना अमीर है। भाई ऑब्वियसली जिस देश में जितना ज़्यादा चीज़ें, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, उसका उतना पैसा होगा, और उतने पैसे का मतलब वो देश उतना अमीर है, राइट? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको बताता है कि एक देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है और कितनी स्ट्रांग है। सो दिस इज योर जीडीपी। आया चमका? चलो एक सेकेंड में देख लूं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हो रही है। मेरे को बहुत डर लगता है यार, मैं कितनी बार रिकॉर्डिंग करती हूँ और वो रिकॉर्डिंग जो है ना हो ही नहीं हो रही होती है। आपको पता नहीं है, तुम्हारे टीचर को कितनी बार सेम चीज़ पढ़ानी पड़ती है, फिर तो गुस्सा आता है कि टाइम वेस्ट हो गया, छोड़ो। ओके, 1 सेकेंड। ओके,
ओके सो ये बड़ा सा जो टास्क होता है जीडीपी कैलकुलेट करने का, ये जीडीपी कैलकुलेट करने का टास्क कर कौन रहा होता है बच्चा? ये जीडीपी कैलकुलेट करने का टास्क कर रही होती है हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री। सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है, या जिसे यूनियन मिनिस्ट्री बोला जाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाती है, यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट के पास जाती है, बोलती है अपना अपना डेटा दे दो, आपके शहर में, आपके स्टेट में, आपकी यूटी में कितना भैया कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए तीनों सेक्टर में, फिर उसके सम टोटल को करके जीडीपी निकाला जाता है। और जीडीपी जो है वो हर साल निकाला जाता है। कभी कभी आपने वर्ड सुना होगा जीडीपी ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मतलब है? मान लो पिछले साल का जीडीपी था 2022 का जीडीपी था 100 रुपये, मान लो, जस्ट मान लो, और 2023 का जीडीपी है 200 रुपये, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ग्रोथ हुई है? 100% की ग्रोथ हुई है जीडीपी में। तो यही वर्ड आपको एग्जाम्स में सुनने को, एग्जाम्स में तो नहीं, न्यूज़ में सुनने को मिलता है, तो आई थॉट आई टेल यू कि जीडीपी ग्रोथ का क्या मतलब होता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर के ऊपर। तो जब भी एक देश बच्चा डेवलप होना स्टार्ट होता है ना, जब भी आप स्कूल में पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो पहले एलकेजी करते हो, यूकेजी करते हो, फर्स्ट करते हो, तब तो 10वीं के पेपर तक आते हो ना आप धीरे धीरे करके। क्यों? क्योंकि वो आपका फाउंडेशन है, वो आपका बेस है। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे की चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। सिमिलरली एक देश जब आज़ाद होता है या अपनी डेवलपमेंट करनी शुरू करता है, तो वो पहले प्राइमरी सेक्टर को स्ट्रांग बनाता है। प्राइमरी सेक्टर जब स्ट्रांग हो जाता है तो वो सेकेंडरी सेक्टर को स्ट्रांग बनाने के लिए चला जाता है। जब सेकेंडरी सेक्टर स्ट्रांग हो जाता है तो वो बोलता है अब टाइम आ गया है टर्शरी सेक्टर पे काम करने का, राइट? और फिर वो टर्शरी सेक्टर को और स्ट्रांग बनाता जाता है, बनाता जाता है, बनाता जाता है। सबसे ज़्यादा पैसे किस में से आते हैं? टर्शरी सेक्टर में से आते हैं सबसे ज़्यादा पैसे। उससे थोड़े से कम सेकेंडरी सेक्टर में से आते हैं, और प्राइमरी सेक्टर में से बहुत ही कम पैसे आते हैं। 1/2 कर दिया मैंने, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि टर्शरी सेक्टर की जो मोस्टली जॉब्स होती हैं वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड होती है, तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब में ज़्यादा पैसा मिलता है। एक फार्मर को ज़्यादा पैसा मिलेगा कि सॉफ्टवेयर अच्छे इंजीनियर को ज़्यादा पैसा मिलेगा? ऑब्वियसली इंजीनियर्स को ज़्यादा पैसा मिलेगा, राइट? सो टर्शरी सेक्टर गिव्स यू मोर मनी, प्राइमरी सेक्टर गिव्स यू लिटिल लेस मनी, सेकेंडरी सेक्टर गिव्स यू ओके मनी। सो वही जर्नी आप देखते हो। अमेरिका की जर्नी भी ऐसी ही रही है, यूएसए की जर्नी और इंडिया की जर्नी और बांग्लादेश की जर्नी, हर देश की जर्नी ऐसी ही रहती है। जब देश स्टार्ट करता है अपनी डेवलपमेंट करना तो वो पहले प्राइमरी को स्ट्रॉन्ग करता है। कुछ देश जल्दी कर लेते हैं, कुछ देश थोड़ा लेट करते हैं, लेकिन सबकी जर्नी ऐसी ही रहती है कि पहले भाई गरीबी से स्टार्ट होता है, प्राइमरी डेवलप होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर टर्शरी होता है। ठीक है, इसी को हिस्टोरिकल चेंजेस बोलते हैं। सो अब इस पे डिटेल में आते हैं। प्राइमरी सेक्टर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जब भी किसी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, इनिशियल स्टेजेस पे अगर आपका क्वेश्चन आए कि कंट्री की इनिशियल स्टेजेस पे कौन सा सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो प्राइमरी सेक्टर। आप लॉजिक भी सोच के देखो, अगर खाना ही नहीं होगा देश में, खाने के लिए ही बाकी देशों के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, तो फिर बाकी चीज़ों का क्या काम है ना? खाना चाहिए, खाना किससे आता है? खेती से आता है, एग्रीकल्चर से आता है ना? सो प्राइमरी सेक्टर तो हमारे लिए है ही ज़रूरी, क्योंकि फार्मिंग नहीं होगी तो देश के पास फूड सिक्योरिटी नहीं होगी। एंड एवरी कंट्री वांट फूड सिक्योरिटी व्हेन दे आर स्टार्टिंग ऑफ विद द डेवलपमेंट। एक बार प्राइमरी सेक्टर अच्छे से डेवलप हो गया, फिर आप इसमें टेक्नोलॉजी का तड़का लगाना कोशिश करते हो। जैसे हमारे देश में 1950s और 60s में क्या स्टार्ट हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, मिल्क रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा प्राइमरी सेक्टर और डेवलप हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचने लगते हो, आप चाहते हो कि आपके देश में इतना खाना हो कि आप बाकी देशों को भी खाना बेचो, क्रॉप्स बेचो और उससे भी पैसा कमाओ। फिर धीरे धीरे कुछ लोग जो है फार्मिंग से हट के बाकी चीज़ों में चले जाते हैं, फिशिंग में चले जाते हैं, क्राफ्ट में चले जाते हैं, ट्रेडर बन जाते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर सैचुरेट होना शुरू हो जाता है। पर प्राइमरी सेक्टर से ही होती है शुरुआत। एक बार प्राइमरी सेक्टर खत्म हो गया, प्राइमरी सेक्टर अच्छे से डेवलप हो गया, फुल डेवलप हो गया, और इनफैक्ट आप प्राइमरी सेक्टर में इतना सामान प्रोड्यूस करने लग गए कि अब आपको लग रहा है कि इस सामान का करें क्या, तो आप सेकेंडरी सेक्टर पे मूव करते हो। आप उस सामान को यूटिलाइज करके फैक्ट्रीज बनानी शुरू करते हो। अगर मेरे देश में कॉटन ज़्यादा हो रहा है तो मैं क्या बनाऊंगी? सबसे ज़्यादा कॉटन मिल बनाऊंगी, कॉटन की फैक्ट्रीज लगाऊंगी ताकि वो कॉटन यूटिलाइज हो। मेरे देश में मक्का बहुत होता है तो यार मैं मक्के से रिलेटेड फैक्ट्री लगाऊंगी, है ना? मेरे देश में बहुत सी है तो बहुत सारी फिशिंग होती है, तो मैं फिशिंग को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू करूंगी, इम्पोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करना शुरू करूंगी, मछलियाँ बेचूंगी बाकी देशों को, बहुत सारा पैसा कमाऊंगी। So every country does it depending upon their capacity in primary sector. What they start doing is secondary sector धीरे धीरे बनाना शुरू करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू करते हैं, फैक्ट्रीज लगानी शुरू करते हैं और उसमें प्राइमरी सेक्टर को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर अच्छे से इवॉल्व हो जाता है, नए नए मैन्युफैक्चरिंग के मेथड, फैक्ट्री के मेथड आने मार्केट में लग जाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट देता है और ये आपको ज़्यादा पैसे देता है प्राइमरी सेक्टर से, है ना? मान लो देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, देश का एरिया तो सेम रहेगा। अगर इंडिया के पास 3.18 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है तो उतना ही रहेगा ना इंडिया का एरिया, बढ़ेगा थोड़ी या घटेगा थोड़ी, राइट? अब उस पर और पॉपुलेशन आती जा रही है।
एक लैंड को एक पर्टिकुलर लेवल तक आप कल्टीवेट करते हो। इंडिया का लैंड जितना कल्टीवेट होना था हो रखा है ऑलरेडी 60% से ऊपर जनता हमारे यहाँ खेती करती है। तो हमने लैंड को फुल टू फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एक्सप्लॉइट कर रखा है। उस पर मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी लगा के देख लिया। अब क्या करें हम, और बाकी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कहाँ एम्प्लॉयमेंट है? तो सेकेंडरी सेक्टर आपको डेवलप करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होता है तो लोगों को दिखता है कि यार यहाँ पे ज़्यादा पैसा है, तो वो फार्मिंग छोड़ के सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। हम लोगों के पूर्वज, मैं गोरखपुर से हूँ, मेरे पेरेंट्स गोरखपुर से हैं, मैं फरीदाबाद में पैदा हुई हूँ। मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे जो दादाजी हैं, परदादाजी हैं, वो लोग क्या करते थे? वो लोग ऑब्वियसली क्या करते थे? खेती करते थे। फिर मेरे पापा को देखा कि यार जॉब में ज़्यादा पैसा है, तो उन लोगों ने, पापा ने इंजीनियरिंग कर ली और पापा जो है शहर में आके जॉब करने लग गए। अब वहाँ का जो खेती है, गाँव की जो खेती है, वो किसी और से करवाते हैं और उनको सैलरी दे देते हैं, है ना? सिंपल सा लॉजिक बता रही हूँ। तो हम में से कई लोगों के घरों में ये हुआ होगा कि कभी ना कभी पापा या दादाजी उठ के जो है शहर में आ गए होंगे सेकेंडरी सेक्टर में काम करने के लिए। पर ओवरऑल तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो क्या करते थे? प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट हुआ करते थे। तो आप देख रहे हो कि कैसे जर्नी प्राइमरी से सेकेंडरी हमारे खुद के घरों में गई है। तो ऑब्वियसली पूरे देश में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। और एक बार जब देश में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बूम करने टर्शरी सेक्टर पे, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 90s के दशक में टर्शरी सेक्टर को एक्सप्लोर करना शुरू किया था। 90s तक जो है 50s और 60s में हम प्राइमरी पे ध्यान दे रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन करके। 70s 80s में हम इंडस्ट्रीज लगा रहे थे, फैक्ट्रीज लगा रहे थे, सेकेंडरी को डेवलप कर रहे थे। 19 से, यानी कि 1990 से लेके 2023 तक, आज तक हम टर्शरी सेक्टर डेवलप कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया जैसी चीज़ें सुनाई देती है, इंटरनेट रिलेटेड जॉब्स होती हैं। मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, राइट? कन्वेंशनल क्लासरूम नहीं बचे। ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। तो पिछले 100 सालों के अंदर दुनिया ने एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा है सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर्स के अंदर। ऑब्वियसली जिन देशों ने टर्शरी सेक्टर पे महारत हासिल कर ली, वो देश आज क्या कहलाते हैं? रिच कंट्रीज कहलाते हैं, या फिर सुपर डेवलप्ड कहलाते हैं। जैसे कि चाइना हो गया, जैसे कि यूएसए हो गया, जैसे कि ब्रिटेन हो गया। इन्होंने अपने टर्शरी सेक्टर को बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी डेवलप कर लिया, राइट? अब जो देश अभी टर्शरी सेक्टर को डेवलप कर रहे हैं, उनमें और पोटेंशियल है, वो डेवलपिंग नेशंस कहलाते हैं। जैसे इंडिया हो गया, इंडिया क्या है? डेवलपिंग नेशन है, राइट? नेपाल क्या है? डेवलपिंग नेशन है। और जिन देशों में टर्शरी सेक्टर अभी तक बूम कर ही नहीं पा रहा है, आ ही नहीं पा रहा है, उन देशों को हम क्या बोलते हैं? गरीब देश। क्यों? क्योंकि टर्शरी सेक्टर इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। टर्शरी सेक्टर में सारी फ्यूचरिस्टिक जॉब आती हैं, और जो लोग टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयड होते हैं मोस्टली उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि टर्शरी सेक्टर में की सारी जॉब्स हाई पेइंग होती है, ये बात याद रखना। मैंने पहले भी बताया था टर्शरी सेक्टर में सारी सर्विसेज और प्रोफेशन आते हैं। सर्विस तो आपकी कॉबलर अंकल भी देते हैं, प्लम्बर अंकल भी देते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। तो मोस्टली जो टर्शरी सेक्टर की जॉब्स होती हैं उसमें ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी भी होती हैं जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं होता। जस्ट कीप दैट पॉइंट इन माइंड। बट इस पूरे लेक्चर का वो समझ आ रहा है कि वेन एवर अ कंट्री स्टार्ट डेवलपिंग, इट फर्स्ट फोकसेज ऑन प्राइमरी, then gets to secondary creates a lot of job and industries, then gets to tertiary creates a lot of money for the nation। एंड जिस कंट्री का टर्शरी बहुत डेवलप है वो कंट्री भी डेवलप है, जिस कंट्री का टर्शरी थोड़ा अंडर डेवलप है वो कंट्री भी अंडर डेवलप्ड है। चलिए अब आगे चलने से पहले 2 क्वेश्चन के आंसर करो कि बी कीपिंग कौन से सेक्टर में आता है, और एक और क्वेश्चन है कि कौन सा सेक्टर है जो इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोनों क्वेश्चन के आंसर चाहिए मुझे कॉमेंट्स में। बी कीपिंग, बी सिर्फ रख रहे हो तो बी कीपिंग कौन से सेक्टर में आएगा, और इनिशियल डेवलपमेंट के स्टेजेस में कौन सा सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। चलो अब लास्ट पार्ट ऑफ हम टुडेज लेक्चर पहुंच रहे हैं, जहाँ पे हमें ये बार ग्राफ देखना है। अभी तक हमने देख लिया, सब अच्छी बातें कर ली कि सेक्टर में क्या होता है क्या नहीं होता है। अब थोड़ा इंडिया की प्रॉब्लम पे आते हैं। इंडिया की प्रॉब्लम के लिए हमें ये 2 बार ग्राफ पढ़ने हैं, एक ये है बच्चा और एक आगे है। ये बार ग्राफ जो है टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस दर्शा रहा है। टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस देखो जरा, यहाँ पे दिया हुआ है 1973 से 74, मतलब कि कुछ 50-60 साल पहले हमारे देश में, 40-50 साल पहले हमारे देश में सारे सेक्टर्स का जीडीपी में शेयर कितना था। यहाँ पे हमें दे रखा है थोड़ा रीसेंट डेटा, 2013 से 14 का दिया हुआ है, ठीक है? ऐसे ही रैंडमली 2 साल का डेटा दिया हुआ है, एक पुराना एक नया। अब यहाँ पे 40 साल का अंतर है दोनों के बीच में। अब यहाँ देख रहे हो आप कितना पैसा जनरेट हुआ है, और यहाँ देख रहे हो आप कि कौन से सेक्टर की बात है। ब्लू कलर वाला है प्राइमरी सेक्टर, रेड वाला है सेकेंडरी सेक्टर, ग्रीन वाला है आपका टर्शरी सेक्टर। ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया 1950s और 60s तक हम लोग किस पे फोकस कर रहे थे? फार्मिंग पे फोकस कर रहे थे, तो हम सिर्फ प्राइमरी सेक्टर पे फोकस कर रहे थे। तो वही डेटा भी सजेस्ट कर रहा है आपको। यहाँ पे देखो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर से पैसा आ रहा है, देख रहे हो? क्योंकि हम फोकस ही उस पर कर रहे थे। सेकेंडरी पे थोड़ा सा कम कर रहे थे,
तो सेकेंडरी से हमारा जो है कम पैसा आ रहा था, है ना, पैसा कम आ रहा था। टर्शरी से पैसा थोड़ा ज़्यादा आ रहा था। टर्शरी सेक्टर तब था कम, लेकिन टर्शरी से पैसा ज़्यादा इसलिए आ रहा था क्योंकि टर्शरी सेक्टर की जॉब जो है हाई पेइंग होती है। थोड़े जो साइंटिस्ट वगैरह थे, हमारे प्रोफेसर्स वगैरह थे, वो अच्छे पैसे कमाते थे तब भी, ठीक है। अब कट टू 2013 से 14, 2013 से 14 में आप क्या देख रहे हो कि प्राइमरी से ऐसा देश जिसमें 60% से ऊपर जनता प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, उसमें प्राइमरी की ग्रोथ तो हुई नहीं। प्राइमरी की ग्रोथ कितनी हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक, ज़्यादा तो नहीं है। सेकेंडरी की ग्रोथ बहुत एक्सेप्शनल हुई है। देखो सेकेंडरी, यहाँ पे रेड कलर कितना छोटा था, यहाँ पे रेड कलर कितना बड़ा हो गया। और टर्शरी की ग्रोथ देखो जरा, टर्शरी की ग्रोथ देखो आप, 40 सालों के अंदर टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ देखो। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है टर्शरी सेक्टर इंडिया के लिए या किसी भी देश के लिए, ज़रा समझें कि टर्शरी सेक्टर इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया कि टर्शरी सेक्टर में जो मोस्टली जॉब्स होती हैं वो ज़्यादा पैसा देती हैं, और भी तो रीज़न होंगे। हाँ जी, 4 रीज़न है, बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। रीज़न नंबर 1 है, टर्शरी सेक्टर में बेसिक सर्विसेज आती हैं। एक किसी भी कंट्री को डेवलप बनने के लिए बेसिक सर्विसेज देनी पड़ती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, जैसे कि कम्युनिकेशन, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बैंकिंग, जैसे कि इंश्योरेंस, जैसे कि एटीएम मशीन्स। ये सारी की सारी बेसिक सर्विसेज किस में आती हैं, टर्शरी में। तो जैसे जैसे दुनिया आगे जाएगी वैसे वैसे ये सर्विसेज की नीड ज़्यादा होगी। जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन ग्रो करेगी, आपको ज़्यादा कॉलेजेस चाहिए, ज़्यादा स्कूल्स चाहिए, ज़्यादा हॉस्पिटल्स चाहिए, और ये सारे किस में आते हैं, टर्शरी सेक्टर में। तो ऑब्वियसली फॉर अ कंट्री टू ग्रो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू ग्रो टर्शरी सेक्टर। दूसरा पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। मान लो आपके देश में खेती बहुत ज़्यादा होती है, खेती बहुत ज़्यादा होती है भाई, बहुत ज़्यादा आप पौधे और क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हो, लेकिन आपका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही गंदा है, वो बहुत ही मेसी है ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका। तो उस खेती का क्या फ़ायदा कि जब तक बेचारी आपकी सब्जियां और फ्रूट्स मार्केट तक पहुंचती हैं तब तक वो गल जाती हैं, सड़ जाती हैं। तो फिर आपके प्राइमरी सेक्टर का डेवलप होने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। सिमिलर लॉजिक सेकेंडरी सेक्टर में लगा लो। जब तक आपका सामान, रोडें इतनी ख़राब है, रोड इतनी ख़राब चल रही है आपकी, इतनी गंदी रोड है, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना ख़राब है कि आपका जो फैक्ट्रीज में से अच्छा अच्छा सामान बन भी रहा है, जब तक वो बेचारा देश के बाहर एक्सपोर्ट होता है तब तक तो आधा टूट चुका होता है, राइट। सो आप ये देख रहे हो कि सेकेंडरी सेक्टर की चीज़ें, चाहे वो कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, बैंक से लोन लेके आपको प्राइमरी को डेवलप करना है या सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करना है, टर्शरी सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सपोर्ट करती है। आया समझ। तीसरा पॉइंट, इंक्रीज इन द इनकम लेवल। भाई जैसे जैसे दुनिया में पैसे बढ़ रहे हैं, अब मेरे पापा बोलते हैं हमारे ज़माने में जो है, जब तुम छोटे होते थे मैगी 5 रुपये की आती थी। पता नहीं भाई, हमें तो 12 रुपये की मिलती है। 12 रुपये में भी 70 ग्राम मिलती है, पहले 5 रुपये में 100 ग्राम मिलती थी। अब हमें नहीं पता, अब तो महंगाई बढ़ गई है, पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। मतलब कंपेरेटिवली पहले के ज़माने से कंपेयर करोगे तो पैसे ज़्यादा ही मिलते हैं ना, बाकी लोगों से कंपेयर करोगे तो फिर भी शायद कम मिलते हैं। बट जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो हैं लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही है। अब पहले लोग सोचा करते थे, पता बर्थडेज पे, जब मैं छोटी थी ना, बर्थडे पे जाते होते थे हम होटल, बर्थडे पे। अब क्या होता है, जब दिन खाना बनाने का मन नहीं है उस दिन चलो होटल में खाना खाए, राइट। तो इंक्रीज इन इनकम लेवल, जैसे 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 देश आगे बढ़ता है, सिटीजन्स आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है लोगों का। क्या बढ़ जाता है बच्चा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। जिसके पास साइकिल है वो सोचता है कार ले लें, जिसके पास कार है वो सोचता है एक और ले लें, है ना। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजेज। और जब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है तो आप सोचते हो चलो बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में जरा घुमाएं, है ना, टूरिज्म करवाएं, जरा अच्छे होटल में ठहरा दें, जरा बच्चों को जो है अच्छे कॉलेज में भेज दें, जरा एटीएम से निकाल के इन्हें पॉकेट मनी दे दें। तो जैसे जैसे इनकम, जरा कैफ़े भेजने के लिए इन्हें पैसे दे दें। तो जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी ख्वाहिशें बढ़ रही हैं, और ये ख्वाहिशें बढ़ रही हैं आपकी लग्जरी के लिए, ये आपकी ख्वाहिशें बढ़ रही हैं ये जो भी हमारा अर्बन कल्चर है उसके लिए। और ये अर्बन कल्चर में मोस्टली चीज़ें किस में आती हैं, टर्शरी सेक्टर में आती है। कैफ़े जा रहा है, टर्शरी सेक्टर। मनाली की टिकट कटानी है, टर्शरी सेक्टर, राइट। अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ने भेजना है, टर्शरी सेक्टर। अच्छे कॉलेज में भेजना, टर्शरी सेक्टर। सो दैट इज़ वन रीज़न। रीज़न नंबर 4 इज़ कि कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बूम कर रहा है। आजकल आप देखते हो कि मोस्टली जो जॉब्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कोडिंग, यही सारी जॉब्स आ रही हैं। यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, राइट। ये सारी जॉब पिछले 20 साल पहले तो नहीं थी, है ना, 20 साल पहले तो नहीं थी, ये तो नई नई आ रही हैं और आगे ऐसी ही जॉब आती रहेंगी, है ना। हमारी क्लासेस भी आजकल स्मार्ट क्लासेस हो रही है, मैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो। तो सारी जो दुनिया है वो टेक्नोलॉजी से रेवोल्यूशनाइज हो रही है, और इसी की वजह से जो है कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की वजह से जो है टर्शरी सेक्टर और इन्हांस कर रहा है। क्यों? क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब्स किस में आती हैं, टर्शरी सेक्टर में आती है। याद रखना ये बात। चलो, सो हाउएवर नॉट ऑल द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली, ये बात आपको माननी पड़ेगी।
टर्शरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, लेकिन टर्शरी सेक्टर में भी दो तरीके के सर्विसेज होती हैं, लो पेइंग सर्विसेज एंड प्रोफेशंस एंड हाई पेइंग सर्विसेज एंड प्रोफेशन। लो पेइंग जैसे कि आपके हो गए प्लम्बर, कॉबलर एक्सेट्रा। अब यहाँ शॉपकीपर्स हो गए, है ना, बस ड्राइवर्स हो गए। अब यहाँ पे क्या, रिपेयर शॉप वाले लोग हो गए। हाई पेइंग सर्विसेज में क्या है, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, बैंकर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स एक्सेट्रा, ये हाई पेइंग जॉब्स हो गए। तो टर्शरी सेक्टर के अंदर भी अगर हाई पेइंग सर्विसेज जिस देश में ज़्यादा होती हैं उस देश में ज़्यादा ग्रोथ होती है, जिसमें लो पेइंग सर्विसेज ज़्यादा होती हैं उस देश में थोड़ी कम ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना ना। एक और चार्ट देखते हैं हम, इससे कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, जीडीपी में शेयर। ठीक है, जीडीपी क्या होता है बच्चा, देश का टोटल पैसा। सिंपल लॉजिक, जीडीपी इज देश का टोटल पैसा एक पर्टिकुलर ईयर में। जब हम 1973 से 74 में देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो है पैसा देता था जीडीपी के अंदर, यानी कि देश का पैसा ज़्यादातर कहाँ से आता था, प्राइमरी सेक्टर से आता था, राइट। ओ सॉरी, ये प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी सेक्टर कौन सा है आपका, ब्लू वाला। तो सबसे ज़्यादा पैसा देश में प्राइमरी सेक्टर से आता था। जब हम 2013 और 14 में देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जीडीपी शेयर जो है प्राइमरी सेक्टर का कितना घट गया है। लोग तो अभी भी उतने इन्वॉल्व हैं। पहले भी हम बोलते थे इंडिया में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, आज भी हम बोलते हैं इंडिया में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं। तो लोग तो खेती कर रहे हैं, लेकिन खेती में से पैसा क्यों नहीं आ रहा। ऑन दी अदर हैंड टर्शरी सेक्टर में पहले भी ज़्यादा पैसा देता था टर्शरी सेक्टर, आज भी देखो टर्शरी सेक्टर ने पैसा ज़्यादा ही दिया है, पहले से भी ज़्यादा दे रहा है ना। सेकेंडरी सेक्टर भी पहले पैसा देता था, अब सेकेंडरी सेक्टर और ज़्यादा पैसा दे रहा है। तो बाकी सारे सेक्टर्स में हमें जीडीपी के शेयर में ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन हमें प्राइमरी सेक्टर में क्यों नहीं देखने को मिल रही। यानी कि मैं ये बोलूँ कि आपके 500 में से 400 नंबर आए हैं, पहले भी 500 में से 300 नंबर आए थे, अब 500 में से 400 नंबर आ गए। मान लो पहले 500 में से 350 नंबर आए थे, अब 500 में से 400 आ गए, लेकिन वो जो 50 नंबर आपके इंक्रीज हुए हैं वो सिर्फ मैथ में हुए हैं, वो सिर्फ मैथ में हुए। पहले मैथ में गंदे नंबर लाते थे, अब मैथ के टॉपर बन गए। तो बाकी सब्जेक्ट्स का क्या, बाकी सब्जेक्ट्स में तो आपकी कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हुई, मतलब, है ना। वही लॉजिक लगा के देखो कि पहले प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा पैसे आ रहे थे, लोग अभी भी उतने ही इन्वॉल्व है प्राइमरी सेक्टर में, अब प्राइमरी सेक्टर से कम पैसे आ रहे हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में कोई तो प्रॉब्लम चल रही है, तभी तो प्राइमरी सेक्टर से कम पैसे आ रहे हैं। एक और चार्ट देख लेते हैं, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। अभी मैंने बोला प्राइमरी सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है, पर यकीन नहीं आता तो यहाँ देख लो, पहले भी प्राइमरी सेक्टर में 70% से ऊपर लोग एम्प्लॉयड होते थे, आज भी प्राइमरी सेक्टर में कुछ नहीं तो 50% लोग तो एम्प्लॉयड है ही। तो इतने सारे लोग पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे। ऑन दी अदर हैंड जरा टर्शरी सेक्टर का देखना, ग्रीन वाला देखना, पहले सिर्फ 18% लोग एम्प्लॉयड थे, तो ये शेयर आता था 18% लोगों से। अब जो है 31% एम्प्लॉयड है, 31%, तो ये शेयर आता है। फिर भी प्रोपोर्शनल है, 18% से इतना आता था, 31% से इतना आता है, फिर भी प्रोपोर्शनल है। लेकिन पहले क्या थे, 71% लोग प्राइमरी में इन्वॉल्व थे, तो प्राइमरी से इतना शेयर आता था। अब 50% इन्वॉल्व है, तो ये कम होना चाहिए था, 70 से 50 हुए तो ये कम होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा तो ज़्यादा हो, ये तो बहुत ही कम हो गया, राइट। सो मतलब कि प्राइमरी सेक्टर में चल रहा है कुछ गड़बड़ घोटाला, और इस गड़बड़ घोटाले को बोलते हैं हम अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जाने से पहले मैं आपको करा देती हूँ क्वेश्चंस, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर भी मुझे चाहिए। होमवर्क क्वेश्चन, अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब आपको लगता है। दूसरा है मनरेगा 2005 में कितने लोगों को गारंटी करता था। ये लेक्चर नंबर 2 के क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो मैं मान जाऊंगी। तीसरा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द टर्शरी सेक्टर, यू हैव टू गेस, एंड दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। इंडिया में कौन सा सेक्टर है जो 1970-71 से 2010-11 में सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ है, कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, वर्कर्स इन विच सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। अगेन अगले लेक्चर का क्वेश्चन है, लेकिन आई नो यू कैन डू इट। सो दिस वॉज इट।
5-6 क्वेश्चन मैं दे रही हूँ. जीडीपी की यहाँ पे डेफिनेशन पे एक क्वेश्चन है. डोंट फॉरगेट टू गिव द आंसर्स इन द कमेंट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.